हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, डेली रात को 8 बजे जुड़ करके आप लोगों के लिए एलडीसी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के लिए साइंस की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और साइंस की क्लासेस के अंतर्गत इससे पहले के लेक्चर्स को आप देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल है। इससे पहले 33 क्लासेस हो चुकी है, जिनके अंदर हमने दो टॉपिक जो हमारे सिलेबस में फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट है उसको कंप्लीट कर लिया है। थर्ड यूनिट हमारी कार्बन और उसके यौगिक, आपके हाइड्रोकार्बन, सीएफसी और आपका सीएनजी, इनके बारे में, साबुन अपमार्जक, इन सभी के बारे में अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कल लास्ट क्लास के अंतर्गत मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया था और वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये था कि एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं, एरोमेटिक यौगिक जो होते हैं, वो क्या होते हैं और वो किन नियमों का पालन करते हैं। ठीक है, जिसके अंतर्गत आपको कई सारे एरोमेटिक यौगिक मैंने बता दिए थे, जैसे फूरेन है, थाइफिन है, नेप्थिलीन है, इमिडोजोल है, ऑक्सोल है, पिरिडीन है। इसके अलावा आपका जो है बेंजीन बताया था, पायरोल बताया था। फिर आपको समझा दिया गया था कि इनके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम कैसे काउंट कर सकते हैं। साथ ही साथ पाई बंध जो है वो कहाँ बनता है, सिग्मा बंध कहाँ बनता है, डबल बॉन्ड और त्रिबंध होने पर हम जो है पाई बंधों को कैसे गिन सकते हैं, ये सभी पॉइंट्स अपन ने डिस्कस करे थे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी मैं आपको 2018 के अंदर जो एलडीसी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा हुई थी उसके अंदर आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, एरोमेटिक यौगिकों की जानकारी होना कितना ज्यादा जरूरी है। और ये एक एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है, आपको सामान्य विज्ञान में ये जनरली देखने को नहीं मिलेगा। आपने जो है इससे पहले अगर नहीं पढ़ रखा है तो आप पहले लेक्चर पिछला वाला देखें, तभी आज का आगे के जो क्वेश्चंस वगैरह मैं करवाऊंगा वो चीजें समझ आ पाएगी। क्योंकि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की पहचान करने के लिए टोटल 4 अलग अलग कंडीशंस है। चक्रीय यौगिक होना चाहिए, कॉन्जुगेट सिस्टम होना चाहिए और समतलीय यौगिक होना चाहिए। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है हकल्स नियम का पालन करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब मैं आपको आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। चलिए, तो आज लिखेंगे एरोमेटिक यौगिक की पहचान करें या एरोमेटिक यौगिक का चयन करें। ये था आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिएगा, ये आया हुआ क्वेश्चन है। एरोमेटिक एरोमेटिक यौगिक एरोमेटिक यौगिक का चयन कीजिए। आप पेपर उठा के देख सकते हैं। ठीक है, 2018 में ये पूछा गया है। तो एरोमेटिक यौगिक का चयन करना है और आपके पास में इंग्लिश में था सेलेक्ट द एरोमेटिक कंपाउंड। अब आप ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन ए जो दे रखा था वो दे रखा था आपके सामने, डायग्राम दे रखे थे सभी। ठीक है, कोई नाम नहीं दे रखा था, इस प्रकार से दे रखा था और इधर लगा रखा था प्लस साइन और इधर आपके थे डबल बॉन्ड। फिर बी ऑप्शन आपको दिया गया था ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, 3 बॉन्ड और फिर दो ये और ये, और इसके बाद में डबल बॉन्ड आपके ऐसे जोड़ दिए। इधर हो गया ये प्लस साइन और 3 इसमें ट्रिपल बॉन्ड थे, 1 2 और 3। सी ऑप्शन आपको दिया गया था आपका ये, इसमें ये यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर ये माइनस साइन है। हाँ, एग्जैक्टली माइनस साइन था। और डी ऑप्शन जो आपको दिया गया था, ये आप क्वेश्चन नोट डाउन करिएगा, इसको अपन अभी सॉल्व करने वाले हैं। और डी ऑप्शन था आपका इस प्रकार की आकृति, यहाँ पर था प्लस साइन, यहाँ पर था डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी था डबल बॉन्ड।
ये था आपके पास में क्वेश्चन 2018 के अंदर आया हुआ। बताइए इसका आंसर क्या होगा। एरोमेटिक कंपाउंड अपने को सिलेक्ट करना था। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आपको पता है कि इसके अंदर देखिए, जैसे ये चक्रीय यौगिक है या नहीं, वो आपको सीधे सीधे पता चल रहा है। ठीक है, इसके बाद में यह जो है कैसा होना चाहिए, समतलीय होना चाहिए। तो समतलीयता जो होती है वो आपको डिसाइड नहीं करनी है, समतलीयता इसके एक्सपेरिमेंट से डिसाइड की जाती है। इसलिए आप तो जब भी क्वेश्चन आएगा यही मानेंगे कि वह यौगिक समतलीय तो है ही, समतलीय है और चक्रीय है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, कॉन्जुगेट सिस्टम एक तो चेक करना है, और दूसरा आप चेक करेंगे हकल्स नियम। अब ये कॉन्जुगेट है या नहीं, तो देखिए प्लस, सॉरी डबल बॉन्ड, फिर छोड़ दिया, फिर डबल बॉन्ड आना चाहिए था, नहीं आया है। इसमें डबल बॉन्ड और फिर लोन पेयर, ये जो नेगेटिव साइन होता है ये आपका कॉन्जुगेट में ही काउंट होता है, आपको पता होगा। तो मैंने कॉन्जुगेट सिस्टम के अंदर ये लिखवाया है, देखिएगा एक बार पीछे वापस से आप, ये देखो कॉन्जुगेट सिस्टम संयुग्मी तंत्र, पाई पाई बंद होना चाहिए, या तो या फिर पाई और सिग्मा और लोन पेयर, या फिर पाई सिग्मा और पॉजिटिव। क्लियर। तो अब बताइए इसके अंदर जो हमें दे रखा है, वहां पर देखो पॉजिटिव दे रखा है, तो पाई प्लस और फिर पाई चले जाओ, हो जाएगा पाई प्लस और फिर पाई आ रहा है, प्लस पाई प्लस ये भी आ रहा है। और तीसरा वाला जो है जहां पर अपने पास में नेगेटिव आ रहा है, वो नेगेटिव जो है बेसिकली लोन पेयर को रिप्रेजेंट करता है, और एक लोन पेयर के पास में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये बात आप लिखना चाहो तो पहले लिख लीजिए। इस क्वेश्चन को मैं अच्छे से समझाऊंगा क्योंकि ये अपने काम आने वाला है, हो सकता है कि आगे भी आ जाए, है ना। लिखिएगा नेगेटिव के पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, नेगेटिव के पास में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा, जल्दी बताइएगा, जल्दी करिएगा इसको फटाफट। देखिए अब 2 और 2 कितने हो गए भाई, एक पाई बंद इधर है, एक पाई इधर है, तो आपको पता हो गया कितने इलेक्ट्रॉन, एक पाई बंद में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2 है तो टोटल हो गए 4। कितने हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। इधर कितने होंगे, तो देखो 2 2 4 2 6, कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इधर कितने होंगे, 2 और 2 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और इधर कितने होंगे, तो 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब आपको ये पता है हकल्स नियम के अनुसार 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो हम यहां पर अगर देखें तो क्या हमने जो कल एक सीरीज बनाई थी, कौन सी सीरीज, 2 पाई इलेक्ट्रॉन फिर 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 10 से कम में 2 ही थे, या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे किसी कंपाउंड में तब वह हकल नियम का पालन कर रहा है, अदरवाइज 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहां पर जो भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाले कंपाउंड है वो सभी के सभी एरोमेटिक यौगिक नहीं होंगे। क्लियर। तो अब देखो 4 पाई इलेक्ट्रॉन कहां कहां पर आ रहे हैं, तो हमारे पास सेकेंड ऑप्शन में तो 6 है, फर्स्ट वाले में 4 है, यानी ये गलत नहीं होगा, 4 है यानी ये भी गया, 4 है यानी ये भी गया। तो ऑप्शन अपना कौन सा सही हो गया, बी ऑप्शन अपना सही हो गया। इस क्वेश्चन पे मैंने इतना समय इसलिए लिया है कि आप इसको एनालाइज करना सीखें। जब ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वहां पर सामान्य विज्ञान आपके काम नहीं आएगी, आपका पढ़ा हुआ कंटेंट प्लस आपका दिमाग साइंस में कितना दौड़ता है वो चीज भी काम आएगी। आपको खुद को काउंट करना आना चाहिए। मैंने एक एक चीज लिखवा दी है, मैं आगे एक और क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको, देखिएगा करवाया जाए है या फिर आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन ये था कि हकल नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा यौगिक एरोमेटिक है। चलो इसको मैं आगे जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा तब करवा दूंगा, अभी आगे अपन बढ़ लेते हैं थोड़ा सा, है ना।
समय ताकि अपना नहीं जाए, लिखिएगा आप। अपन आगे लिखेंगे कार्बन यौगिक जो होते हैं उन यौगिकों की नाम पद्धति। तो आप हेडिंग डालिएगा कार्बन यौगिकों, कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति। किसकी बात करेंगे अपन? कार्बन यौगिकों की जो नाम पद्धति है, यानी नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर तीन प्रकार की अलग अलग विधियां हैं। सबसे पहली जो पद्धति है वो है रूढ़ पद्धति। कैसी पद्धति? रूढ़ पद्धति, यानी जो पहले से चली आ रही है, परंपरावादी। इसके बाद दूसरी जो पद्धति है वो है व्युत्पन्न पद्धति। कौन सी है? व्युत्पन्न पद्धति, यानी डेराइव्ड सिस्टम, व्युत्पन्न पद्धति। और तीसरी जो है वो है आपकी IUPAC। और सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन आए हुए हैं लास्ट ईयर और इसी से हर एग्जाम में आते भी हैं। ये जो ऊपर वाले दो है इनमें तो कुछ ही यौगिक है और वो आपको याद वैसे ही है, जनरली भी याद है। आप CH4 को क्या बोलते हो? मीथेन ही तो बोलते हो, है? तो वो रूढ़ नाम ही है उसका और कुछ नहीं, ठीक है। तो कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति तीन प्रकार से होती थी, रूढ़ पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति और IUPAC। लेकिन रूढ़ पद्धति और व्युत्पन्न पद्धति जो थी वो इतनी ज्यादा कारगर नहीं थी, इतनी ज्यादा हेल्पफुल नहीं थी कि हम जितने भी कार्बन यौगिक निकाल रहे थे उन सभी का जो है नाम रख सके। और साथ ही साथ हमें पूरे वर्ल्ड के अंदर केमिस्ट्री तो पढ़ते हैं, है ना। अब पूरे वर्ल्ड में केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो भारत वाले किसी यौगिक का नाम कुछ और रख रहे थे, चाइना वाले कुछ और रख रहे थे, अमेरिका वाले कुछ और रख रहे थे, फ्रांस वाले कुछ और, जापान वाले कुछ और। अब ऐसे में क्या होता था? कंपाउंड एक ही होता था, यौगिक एक ही होता था, लेकिन हर कोई अलग अलग नाम देता था। तो कंफ्यूजन क्रिएट होता था जब भी प्रयोगों की बात आती थी तब। तो ऐसे में फिर जो है इंटरनेशनल लेवल पर एक संस्था बनाई गई जिसका नाम है IUPAC। ये IUPAC जो है, इसी से आज जितने भी आप कार्बनिक यौगिक हैं उन सभी का नाम इसी IUPAC ने रखे हैं और वही जो है स्वीकृत किए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। अब सर ठीक है ये तो, अब IUPAC की फुल फॉर्म सुन लीजिए थोड़ी सी, तो आप लिख लीजिए, क्योंकि ये पूछी तो नहीं जाएगी फुल फॉर्म, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनियन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर ऑफ प्योर एप्लाइड प्योर एप्लाइड केमिस्ट्री। क्या फुल फॉर्म है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर, अच्छा एंड नहीं लिखा, प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। तो IUPAC की फुल फॉर्म याद रहे तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं रहे तो भी कोई नहीं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। और अब अपन बात करते हैं सबसे पहले अपने रूढ़ पद्धति के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? तो रूढ़ पद्धति। आप हेडिंग डाल दीजिए रूढ़ पद्धति। क्योंकि अपने जो है रूढ़ पद्धति का दो चार जो कंपाउंड मिलते हैं वो हमें बस याद करने हैं, ताकि हमारे अगर एग्जाम में बाय चांस रूढ़ पद्धति से आ जावे तो हम क्या कर सकते हैं। तो आपको याद क्या क्या रखने हैं देख लीजिएगा। सबसे पहले जो आपको याद रखना है वो याद रखना है CH4, जिसे आप मीथेन कहते हैं। उसका रूढ़ नाम था मार्स गैस। क्या नाम था? मार्स गैस। और इसको ये मार्स गैस इसलिए भी कहते थे क्योंकि इसका जो संसाधन है या जो स्रोत है जहां से हमें ये मिलता है, प्राकृतिक स्रोत, नेचुरल सोर्स जो है इसका, वो है दलदल। अब दलदल आपने सभी ने
देख ही रखा होगा, है ना, दलदल से प्राप्त। अब ये दलदल से प्राप्त होता था, तो इसी वजह से जो मार्सी स्थान हो गए, दलदल यानी मार्सी स्थान, तो मार्सी स्थान से मिलने के कारण हमने जो है CH4 का नाम क्या रख दिया था, मार्स गैस रख दिया था। ऐसे तो कोई कहीं से मिल जावे तो क्या सबके नाम ऐसे रखते जाए, नहीं पॉसिबल थे ना, इसीलिए। ठीक है, इसी के साथ में एक आता है CH3, आगे लिखेंगे CH3OH, जिसका नाम अभी आगे आप पढ़ोगे इथेनॉल। उस इथेनॉल को पहले कहा जाता था कास्ट स्प्रिट। क्या कहा जाता था, कास्ट स्प्रिट। ठीक है, कास्ट स्प्रिट यानी कि लकड़ी के अंदर से स्प्रिट मिली। अब ये क्यों कहा जाता था, क्योंकि जो लकड़ियां होती थी उन लकड़ियों के भाजक आसवन हेतु ये काम आता था। तो आप लिख लीजिएगा, लकड़ी, लकड़ी के भंजक आसवन से, भंजक आसवन से। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, ये हमें कहां से मिलता था, जो लकड़ियां हैं, जो वुड्स है, उनके भंजक आसवन से। कौन, CH3OH, इथेनॉल। इसीलिए हम इसे क्या कहते थे, कास्ट स्प्रिट कहा जाता था। नंबर थर्ड पर आप लिखेंगे CH3COOH, जिसे एसिटिक एसिड कहा जाता है। अभी इसका नाम क्या हो गया, मिथेनोइक अम्ल हो गया है। तो आप लिखेंगे तीसरा, CH3COOH। तो इसे अपन कहते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल। ठीक है, ये एसिटिक अम्ल हमें कहां से मिलता था, तो बेसिकली यह जो है सिरके का, जो सिरका तो आपने घर पे देखा ही होगा, उस सिरके का जो लैटिन नाम है, सिरके के लैटिन नाम एसिटम, सिरके का जो लैटिन नाम है वो है एसिटम। उस एसिटम से ही लिया गया है। ठीक है, एसिटम से लिया गया। तो ये हमें याद रखना है कि हमारा जो CH3COOH है, जिसे एसिटिक अम्ल कहा जाता है, वह सिरके का लैटिन नाम है एसिटम, वहां से लिया गया, इसलिए हमने इसे एसिटिक एसिड कहा है। क्लियर, चलो नंबर फोर्थ पर आप लिखेंगे, वो आपका आ जाएगा HCOOH, और इसे हम कहते हैं फॉर्मिक अम्ल। जो हमारे मधुमक्खी वगैरह होती है ना, उसके काटने से उत्पन्न होने वाला जो दर्द है, वह दर्द इसी फॉर्मिक अम्ल HCOOH अम्ल के कारण ही होता है। ठीक है, तो फॉर्मिक अम्ल, और ये होता है हमें फॉर्मिका। फॉर्मिका का मतलब होता है चींटी। ठीक है, फॉर्मिका, और इसका मतलब होता है चींटी। तो ये हमें फॉर्मिका से प्राप्त होता है, याद रखेंगे हम। ठीक, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो थोड़ी हमें याद रखनी है, कहीं ना कहीं काम आएगी आपके। हो सकता है कि हर बार IUPAC आप पढ़ के चले जाओ और वो नहीं पूछे, इससे पूछ ले वे। और ये वैसे जनरल साइंस का ही पोर्शन है, IUPAC नहीं है, इसलिए। तो ये कंपाउंड है आपका, बड़ा सा, डरना नहीं है। एक कार्बन है, एक तरफ अल्कोहल है, एक ऑक्सेलिक है, और एक तरफ मीथेन है। ठीक है, इसे हम कहते हैं लैक्टिक अम्ल। जो हमारे दूध को दही में बदलता है ना, वही वाला ये है लैक्टिक अम्ल। फिर हम इसका IUPAC ने क्या नाम रख रखा है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो ये है लैक्टिक अम्ल, जो कि हमें लैक्टम, और लैक्टम का मीनिंग होता है दूध। लैक्टम का मीनिंग क्या होता है, दूध। तो उस लैक्टम से हमें ये प्राप्त होता है। आपको पता ही है ये चीज, तो लैक्टोबैसिलस कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो लैक्टम अम्ल है, इस लैक्टम अम्ल का सूत्र अगर हमें याद होगा, इसका स्ट्रक्चर हमें पता होगा, तो हमारे एग्जाम में आने पर हम टिक कर सकते हैं। तो ये थे रूढ़ पद्धति से रखे गए कुछ नाम, जो विशेष है, जो इंपॉर्टेंट है,
वो आपको बता दिए हैं। इसके अलावा दो ग्रुप और चलते हैं। एक होता है आइसो ग्रुप या आइसो समूह, और एक होता है नियो समूह। वो भी हमें याद रखना पड़ेगा। आइसो समूह के अंदर तो दो होते हैं, नियो समूह के अंदर चार मेथेन जुड़े हुए होते हैं। तो आप लिख सकते हैं आइसो समूह। और आइसो समूह का जो स्ट्रक्चर है वो होता है इस प्रकार से, CH3C बॉन्ड CH3 और ये बॉन्ड। क्लियर? ये है हमारा क्या, आइसो समूह, जिसके अंदर दो मीथेन और एक कार्बन जुड़ा रहेगा। और आगे आ जाता है नंबर, ये 7 है ना, ठीक है। नंबर 7 पर वो आता है नियो समूह। क्या आता है? नियो समूह। सर ये नियो समूह क्या होगा? इसका भी स्ट्रक्चर केवल याद रखना है, और नियो समूह के अंदर जस्ट इसका डबल कर देना है आइसो का, यानी कार्बन और इधर होगा CH2, फिर ये एक बॉन्ड ताकि आगे जुड़ सके, और बाकी इस तरफ CH3, इस तरफ भी CH3 और इस तरफ भी CH3। तो ये है हमारे टोटल 7 वो नाम जो हमें रूढ़ पद्धति के याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। इनके नाम पर जो है कोई ना कोई आगे यौगिक आने वाले हैं जिनके नाम रखे गए हैं, तो वहां पर अगर हमें ये याद होंगे तो वो याद करने में सहायता होगी। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बढ़िया से, और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ठीक है। इसके बाद में कोई व्युत्पन्न पद्धति पर अपने पढ़ना है नहीं, अब सीधा अपने को IUPAC पढ़नी है, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ सही हो रहा है। ओके ओके, सब कुछ सही है। आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे आपको IUPAC अब बताने जा रहा हूँ, ठीक है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब लिखेंगे आप IUPAC पद्धति, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। चलो लिखेंगे आप सभी हेडिंग अब, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, IUPAC पद्धति। और इस पर बेस्ड क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछे थे जो पहले जेई मेंस तक के लेवल में पूछे गए हैं। जेई मेंस का जो पेपर था उसमें आए हुए क्वेश्चन आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे सीधे सीधे, किसमें? LDC 2018 में। तो अगर इस लेवल का पेपर आ गया ना भैया, तो हमें वापस जिस लेवल का हम पढ़ रहे हैं उस लेवल तक का पढ़ा हुआ होगा, तब क्वेश्चन सॉल्व होंगे, वरना नहीं होने वाले। IUPAC की जो पद्धति है इसके अंदर कुछ हमारे पहले नियम है, वो अगर हमें पता होंगे तो ही हम जो है नामकरण कर सकते हैं। और इसके लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज मैं बता रहा हूं, वो टर्मिनोलॉजीज जब याद होगी तभी हम कर पाएंगे, यानी शब्दावलियां कुछ। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, जो सबसे पहली शब्दावली है वो है पूर्व लग्न। पूर्व लग्न। और पूर्व लग्न जो है, इस पूर्व लग्न को आप प्रीफिक्स कहोगे। क्या कहोगे? प्रीफिक्स, ठीक है। अब इस प्रीफिक्स का मीनिंग क्या होता है? तो प्रीफिक्स का मतलब होता है कि जो कार्बन की संख्याएं हैं, जो भी हमारे पास में यौगिक होगा उसमें कार्बनों की संख्या दे रखी होगी। जैसे उदाहरण के लिए देखें तो देखो, जैसे ये कंपाउंड दे दिया आपको, मान लो, है ना, इस टाइप का एक यौगिक आपके सामने बना करके दे दिया जाएगा। तो आप ऐसे में क्या करोगे कि कितने कार्बन है गिनोगे, तो देखो 1 2 और ये 3। तो कार्बन कितने हैं? 3 कार्बन है। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। 3 कार्बन है, तो हमें जो है उसका प्रीफिक्स जो यूज करना है 3 कार्बन के अनुसार, वो फिर मैं आपको भी बता रहा हूं। 3 के लिए अपन प्रोपेन यूज करते हैं। तो पूर्व लग्न प्रीफिक्स जो है वो कैसे लेंगे? कार्बन की संख्या के आधार पर। ये लाइन आप याद रखना, कार्बन की संख्या के आधार पर
ठीक है, तो पूर्व लग्न यानी प्रीफिक्स जो है वो कार्बन की संख्या के आधार पर लिया जाएगा। इसके बाद में, अरे ये रेड कहां से चल रहा है भाई, चलो दूसरा, अरे यार, दूसरा आप लिखेंगे अब पूर्व लग्न के बाद में अनुलग्न। क्या लिखेंगे? अनुलग्न। अरे ये अनुलग्न हो गया, ये तो अनुलग्न। और अनुलग्न को कहा जाता है सफिक्स। अब आपको ये पता चल ही गया होगा वैसे तो कि प्रीफिक्स जो है वो हमेशा आपके आगे लगते हैं, तो ये जो है अपने कार्बन की संख्या के आधार पर नामकरण डिसाइड करेंगे। अनुलग्न जो है वो आप पीछे लगाओगे, जैसे मैंने बोला इथेनॉल, तो मैंने क्या बोला? नॉल, तो आप समझ जाओगे कि इसमें ओ एच ग्रुप आ रहा है। मैं बोलूंगा ओइक अम्ल, तो आप समझ जाओगे कि इसमें COH आ रहा है। मैं बोलूंगा नॉन यानी इथेनॉन, तो आप समझ जाओगे कि इसमें कीटोन ग्रुप आ रहा है। तो जो लास्ट में शब्द आने वाले हैं वो होते हैं अनुलग्न। तो आप लिखेंगे कि अणु में उपस्थित बंध के आधार पर, लिखिए अणु में उपस्थित, अणु में उपस्थित बंध के, बंध के आधार पर। और बंध के आधार पर कैसे, तो आपको बता दिया गया है। वैसे इसको मैं थोड़ा सा इधर करना चाहूंगा, ठीक है, दोनों तरफ का दिखना चाहिए ना यू। तो आपको जो है मैंने पहले ही बता दिया है कि सिंगल बॉन्ड होगा तो अपन कहते हैं एल्केन, डबल बॉन्ड होगा तो एल्कीन, क्या आ गया? इन, तो वो इन जो है वो अनुलग्न का ही काम करने वाला है। ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो आइन, तो वो अनुलग्न ही होगा। ठीक है, चलो अब आपको जो है एक टेबल बनानी है, और टेबल में एक तरफ आप लिखेंगे कार्बन की संख्या, ठीक है, और एक तरफ आप लिखेंगे पूर्व लग्न, यानी कितने कार्बन होने पर क्या नाम यूज करना है वो हमें पता होना चाहिए। तो आप लिखेंगे कार्बन, जैसे कि मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। आपको अगर पता है तो आप लिखने का ट्राई करिए। 1 होने पर आप क्या लिखोगे, 2 होने पर क्या लिखोगे, ठीक है। आप ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो भाई, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5। मैं इधर अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, कार्बन 6 होने पर, कार्बन 7 होने पर, 8 होने पर, 9 होने पर और 10 होने पर। कार्बन 10 तक आपको याद रखना है, इससे ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अपूर्व लग्न क्या आएगा, तो 1 है तो आप कहोगे मैथ, ठीक है। 2 होगा तो आप कहोगे एथ, क्या कहोगे? एथ। 3 होगा तो आप इसे कहोगे प्रॉप। 4 होगा तो आप इसे कहोगे ब्यूट, क्या कहोगे? ब्यूट। 5 होने पर आप इसे कहोगे पेंट। 6 होने पर आप इसे कहोगे हेक्स, और 7 होने पर आप इसे कहोगे हेप्ट। 8 होने पर यह हो जाएगा ऑक्ट, ठीक है। 9 होने पर आप इसे कहोगे नॉन, ठीक है। और 10 होने पर आप इसे कहोगे डेक, क्या कहोगे? डेक। समझ में आ गई बात? तो अ का जो है प्रीफिक्स यानी आपका जो पूर्व लग्न है वो क्या आएगा, तो आप मेरे साथ बोलेंगे कार्बन 1 होने पर आप बोलोगे मैथ। कार्बन 1 होने पर क्या बोलोगे? मैथ। छोटो, जग जा जग जा, सोना नहीं है जग, फटाफट बोलेगा। कार्बन 1 होने पर मैथ, 2 होने पर एथ, 3 होने पर प्रॉप, 4 होने पर ब्यूट, 5 होने पर पेन, 6 होने पर हेक्स, 7 होने पर हेप, 8 होने पर ऑक, 9 होने पर नॉन, 10 होने पर डेक। समझ में आ गई बात? जल्दी से एक बार वापस बोलेंगे, मैं जब तक आपको याद नहीं होगा बुलवाता रहूंगा। तो आपको कमेंट करके लिख देना है आज ही इस वीडियो में कि याद हो गया। क्या लिखोगे? याद हो गया। 1 होने पर मैथ, 2 होने पर एथ, 3 होने पर प्रॉप,
चार होने पर ब्यूट, पांच होने पर पांच 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 पेंट 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 के तो पढ़ा रहा हूं मैं, तो पेंट, पांच होने पर पेंट, छह होने पर हेक्स, क्या हो जाएगा, हेक्स। अरे सिक्स होने पर आप बोलोगे ना ये तो हमारा हीरो है, तो आप ऐसे याद रख लो हेक्स। सात होने पर क्या बोलोगे, हेप्ट, क्या मारा है यार, हेप्ट दे दिया इसने तो, रेप्टा मार दिया। और आठ होने पर ऑक्ट, आठ होने पर ऑक्ट, और नौ होने पर नौ, नॉन, वैसे ही नॉन है तो नौ, नौ, ठीक है। दस होने पर डेक, दस होने पर डेक, समझ में आ गई बात। तो ये पूर्व लग्न जो है आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर ये पूर्व लग्न याद नहीं है तो आप आईयूपीएससी में नामकरण नहीं कर पाओगे और आप वहां पर क्वेश्चन गलत करके आओगे। अब मैं आपको बता रहा हूं क्या, ये तो अपन ने प्रीफिक्स की बात करी, अब आप लिखेंगे सफिक्स, यानी जिसे अपन अनुलग्न कह रहे हैं, ठीक है। चलो अभी वापस से ये पूरा एक बार रिवाइज करवाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है आईयूपीएससी जब साइंस में हम आईआईटी की तैयारी करवाते हैं उन्हें बच्चों को याद नहीं हो पाता, मैं 11 12 को पढ़ाता हूं वहां तक याद नहीं हो पाता, वो कंफ्यूज रहते हैं। तो आप तो है अलग अलग स्ट्रीम से भी होंगे बच्चे, तो मुझे पता है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, वापस याद करवा दूंगा और याद हो जाएगा अगर आप प्रयास करोगे तो। अब आप लिखना अनुलग्न, पहले क्या लिखोगे, अनुलग्न। अनुलग्न का मतलब होता है सफिक्स, और कौन सा सफिक्स आएगा तो वो देखना, अगर सिंगल बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड है, अगर ट्रिपल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड होने पर आप कहोगे एन, क्या कहोगे, एन। सिंगल बॉन्ड होने पर क्या कहोगे, एन। डबल बॉन्ड होने पर आप क्या कहोगे, इन। ट्रिपल बॉन्ड होने पर आप क्या कहोगे, आइन, ठीक है। आप इनको ऐसे भी याद रख सकते हैं वापस से, एन यानी ए एन ई, मैंने बताया था, ए एल के, ये तीन वर्ड तो आएंगे ही। इसके बाद में एल्केन, फिर आ जाए अगर ई एन ई तो आप बोलोगे एल्कीन, और अगर आ जाए वाई एन ई तो एल्काइन। समझ में आ गई बात। तो याद आपको यही रखना है, अगर ए है तो सिंगल बॉन्ड, ई है तो डबल बॉन्ड, वाई है तो ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर। तो ये है आपके क्या, अनुलग्न, जो हमें याद रखने हैं। सिंगल बॉन्ड होने पर क्या बोलोगे, ए। डबल बॉन्ड होने पर ई, ट्रिपल बॉन्ड होने पर वाई। तो इसको ऐसे याद रखना कि देखो कोई अकेला होगा तो क्या बोलोगे, ए पंगा ले रहा मेरे से है, ए आजा भिड़ता हूं। डबल बॉन्ड होने पर रोने लग जाओगे उसके सामने, है ना। तो ई, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो तीन तीन जने हो तो क्या करोगे आप भी, आंख दिखाओगे तो आई, यानी वाई। वाई आर यू बिडिंग विथ मी, है, वाई आर यू बिडिंग विथ मी, इंग्लिश समझ में आ गई भाई। तो ऐसे करके याद रखना अपने को, तो क्योंकि मुझे पता है कुछ विद्यार्थी कॉमर्स के हैं, कुछ विद्यार्थी साइंस के हैं, कुछ आर्ट्स के हैं, साइंस में भी कुछ विद्यार्थी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए होते हैं, तो उन्हें कई चीजें बेसिक जो है थोड़ा सा स्ट्रांग नहीं होता है ना। बुरा मत लगाना, मैं समझाना चाह रहा हूँ कि सिर्फ बेसिक की प्रॉब्लम होती है, मुझे ये चीज पता है, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए आपको ये याद रखना है। अब याद कैसे रहेगा, तो बार बार लिखने से, बार बार बोलने से, और बार बार क्या करने से, प्रैक्टिस में लाने से। तो एक बार इसको पूरा अपन वापस देखते हैं, क्योंकि ये नामकरण अपने बहुत काम की चीज है, ठीक है। इसलिए ये आपने क्वेश्चन कर लिया होगा, एरोमेटिक जो है याद रखना भाई, अगर आ गया तो कोई नहीं कर पाएगा क्वेश्चन, पहले बता रहा हूं, अगर आपने पढ़ा है तो ही कर पाओगे। कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति की बात करें तो तीन प्रकार से होती है, रूट पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति, आईयूपीएससी। आईयूपीएससी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। रूट पद्धति के अंतर्गत सबसे पहले अपन ने बात करी CH4, जिसे मार्स गैस कहा जाता था, जिसे वर्तमान में मीथेन कहा जाता है, और ये दलदल जो है वहां से प्राप्त होता था, और दलदल को मार्सी स्थान ही कहा जाता है। फिर आ जाता है CH3OH, जिसे अपन इथेनॉल कहते हैं, क्या कहते हैं रे छोटो, इथेनॉल कहते हैं। और इथेनॉल को जो है पहले क्या कहा जाता था, वर्तमान नहीं भूतकाल में, बीड़े के काल में क्या कहा जाता था, कहा जाता था कास्ट स्पिरिट, और जो कि लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होता था, जैसे बीड़े कहता है ना अपने हर बार, है क्या कहता है वो बार बार, कि मेरे जमाने में, तो मेरे जमाने में इथेनॉल को कास्ट स्पिरिट कहते थे। आगे देखो,
CH3COOH जिसे अपन एसिटिक अम्ल कहते हैं, जिसे सिरका कहा जाता है, जो आपके घर में देखा गया होगा। HCOOH जिसे फॉर्मिक अम्ल कहा जाता है, वो फॉर्मिका जो चींटी होती है, मधुमक्खी होती है, उसके काटने पर जो दर्द उत्पन्न होता है, वो दर्द इसी कमबख्त अम्ल के कारण उत्पन्न होता है, इस अम्ल के कारण। फिर आ जाती है बात लैक्टिक अम्ल की, जो क्या करता है, दूध को दही में कन्वर्ट, दूध को दही में कन्वर्ट, बढ़िया दूध लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको दही में ठोस में बदल देता है और बट्टी बन जाती है, फिर आप उसकी लस्सी बना के बढ़िया खा जाते हो ना, वो खाने के लिए ये लैक्टिक अम्ल ही जिम्मेदार है। अरे इस भारत में कोई जिम्मेदार है तो वो ये लैक्टिक अम्ल है, जो दूध को दही में बदल रहा है। तो वो कौन है, H बॉन्ड C बॉन्ड OH बॉन्ड COOH बॉन्ड CH3। फिर आ जाता है आइसो समूह, आइसो समूह CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3। फिर आ जाता है नियो समूह, जो कि CH3C CH3C CH3CH। ट्रू, समझ में आ गई बात, क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मैंने प्रयास किया है कि आपको ये आसान से आसान भाषा में बता दूं, है ना। फिर अपन ने IUPAC की बात करी, जिसमें अपने को प्रीफिक्स यानी पूर्व लग्न और अनुलग्न का पता होना चाहिए। पूर्व लग्न आते हैं कार्बन की संख्या के आधार पर, अनुलग्न आते हैं उस अणु में उपस्थित बंधों के आधार पर। ये ध्यान रखना, अनुलग्न आप किसके आधार पर लगाते हो, बंधों के आधार पर, और पूर्व लग्न आप लगाते हो कार्बन की संख्या के आधार पर। अब कार्बन एक है तो मैथ, एक है तो मैथ, दो है तो एथ, तीन है तो प्रॉप, चार है तो ब्यूट, पांच है तो पेंट, छह है तो हेक्स, सात है तो हेप, आठ है तो ऑक, नौ है तो नॉन, 10 है तो डेक्स। ऐसे याद रखना है। बात करूं अनुलग्न की, तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन, ठीक है, और डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन कहते हैं। इसीलिए अनुलग्न क्या लगेगा, एक बॉन्ड होने पर एन, दो होने पर इन, तीन होने पर आइन, ठीक है। वर्ड कौन सा इंग्लिश में आएगा, AEY। अगर ए आ रहा है तो सिंगल बॉन्ड, ई आ रहा है तो डबल बॉन्ड, और वाई आ रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड। मुझे पता है कुछ को कंफ्यूज हो रहा होगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखो ALK ये आ गया, इसके बाद में बीच वाले स्पेस को खाली छोड़ो और फिर आ गया मान लो NE, ठीक है। अब जो ये बीच वाला प्लेस है ना, यहां पर अगर A लग गया तो आप समझ जाइए सिंगल बॉन्ड आ रहा है। अगर यहीं पर अगर E लग गया तो आप समझ जाइए डबल बॉन्ड आ रहा है, और अगर Y लग गया तो आप समझ जाइए ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। समझ में आ गई बात, ये मैं कह रहा हूं। तो A आने पर सिंगल, E आने पर डबल, Y आने पर ट्रिपल। इसी के साथ में आज ये IUPAC के नामकरण की जो अपन ने शुरुआत करी है, इसको काफी डिटेल के अंदर और काफी नियमों के माध्यम से एक एक एक्सेप्शंस वगैरह भी आपको बता दिए जाएंगे। टोटल जितने भी नियम है, जितने आपको एडवांस लेवल तक ले जा सकता हूं, वहां तक ले जाने का प्रयास करूंगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे, और अगर आप लोगों को ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। क्यों नहीं भूलें, क्योंकि आजमाती है जिंदगी, आजमाती है जिंदगी उसी को जो मुश्किल रास्तों पर चलना जानता है। जिंदगी में जीत उसी की होती है जो हार कर भी मुस्कुराना जानता है, जो हार कर भी मुस्कुराना जानता है। तो आपको भी इसी प्रकार से जो भी पीछे हार मिली है उनको भूल जाइए और अपनी जीवन में मुस्कुराहट के साथ में रेगुलर पढ़ते रहिए। एक न एक दिन जरूर आपको सफलता मिलेगी, ऐसी पूरी मेरी मनोकामनाएं हैं भगवान से कि आपको जल्दी से जल्दी जो भी आपकी इच्छा है वो पूरी हो जाए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स।